गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी आरबीएससी बुक का फोर्थ लेसन, पनोरमा बुक का फोर्थ लेसन ड्रॉ सूखा ये पढ़ेंगे। ये भी काफी अच्छा लेसन है और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। लिखा है शरद चंद्र चटर्जी। ये लेसन लिखा हुआ है शरद चंद्र चटर्जी, जो कि एक बेसिकली बंगाल से बिलोंग करते हैं, बंगाली नॉवलिस्ट हैं और अर्ली 20th सेंचुरी के इंडिया के टॉप मोस्ट जो नॉवलिस्ट हैं उनमें इनका नाम आता है, शरद चंद्र चटर्जी। इनकी कहानियां काफी ट्रेजिक होती है, काफी रोमांटिक होती है, काफी अलग अलग बेसिस पे ये बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखा करते थे। आज हम पढ़ते हैं ये ड्रॉ की कहानी, जो कि एक भारत के एक रियल गांव की कहानी है। ऐसा मान लीजिए जो गांव के अंदर होता है जिस समय सूखा पड़ता है, उस तरह की कहानी है ये। पढ़ते हैं। कहानी पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी कैरेक्टर हमारे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्या चीज है क्या चीज नहीं है, कौन क्या है। सबसे पहले बात आती है काशीपुर। ये क्या है, एक विलेज। काशीपुर हमारा इस कहानी में क्या है, विलेज है। एक काशीपुर गांव के अंदर जितना गांव होगा उसके अंदर एक विलेज जमींदार भी होगा। काशीपुर एक छोटा सा गांव होता है जिसमें एक जमींदार होता है। तारकनाथ वहां का क्या है, पुजारी है, प्रेस्ट। ये कहानी जिसपे बिलोंग करती है सबसे ज्यादा, जो इसमें मेन किरदार निभाता है वो है गफूर। गफूर और उसकी फैमिली इसमें मेन रोल निभाती है इस कहानी में। गफूर और महेश, जो कि क्या है, एक बुल, जिसका नाम रखा हुआ है महेश। जैसे हमारी गायें होती है घर पे, गाय कुत्ते, इनके नाम हम अपने हिसाब से इनके नाम रख लेते हैं, पुकारते हैं। वैसे ही गफूर अपने बुल को किस नाम से पुकारता था, महेश। अमीना गफूर की क्या थी, बेटी थी। गफूर के पास कितनी जमीन थी, 4 बीघा जमीन थी। ये आता है मणिक घोष, इसके बारे में अपने बाद में पढ़ेंगे। मणिक घोष और बंशी, इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। एक इसमें जिक्र आता है जूट मिल एट फुलवारे गांव की एक जूट मिल के बारे में इस कहानी के अंदर एक थोड़ा सा वर्णन आता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बबूल का पेड़ आता है एक। कहानी शुरू होती है एक जमींदार से। जमींदार के घर पे क्या होता है, जमींदार का जो छोटा बेटा होता है, सबसे छोटा बेटा, उसका जन्म होता है, जन्मदिन होता है। जन्मदिन के दिन क्या होता है कि पुजारी को वहां बुलाया जाता है पूजा पाठ के लिए। तो तारकनाथ पुजारी वहां जाता है, पूजा पाठ करके उनके घर पे जो भी प्रोग्राम होता है तब वापस लौट रहा होता है। महीना होता है मई का, और आप लोग जानते हो एक तो सूखा पड़ रहा है, ऊपर से मई का महीना। अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गर्मी अगर किसी महीने में पड़ती है तो मई में पड़ती है। ये कहानी मई की है। मई और लास्ट वाली मई, जैसे खत्म होने वाली मई से होती है, मई और जून के बीच की सी बात है। उसमें भयंकर गर्मी पड़ रही थी, सूखा था ही, और आसमान भी बिल्कुल साफ था, कोई बादल दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आग बरस रही हो। धरती हुई नीचे से आपको मृचिका दिखाई देती है, वैसे दिखाई दे रहा था। ये जब तारकनाथ वापस लौट रहा होता है जमींदार के घर से पूजा पाठ करके, उस समय क्या होता है, इसको रास्ते से गुजर रहा था तो ये तारकनाथ के घर के आगे से गुजरता होता है, तो देखता है कि गफूर का घर क्या होता है, टूटा हुआ सा होता है, बिल्कुल यूं खस्ता हाल, कुछ भी नहीं था घर पे। यहां तक कि उसकी जो झोंपड़ी थी, हट थी, उसके ऊपर उसकी छत को ढका हुआ भी नहीं था। जैसे घास फूस से ढका जाता था वो भी प्रॉपर रूप से नहीं थे, और उसका जो कोर्टयार्ड था, आंगन था, वो सड़क से आने वाले हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा था। तो तारकनाथ क्या देखता है, जैसे ही इसके घर के पास आता है सड़क गुजरते हुए, तो ये क्या देखता है कि ये जो महेश होता है बुल, इसको गफूर ने बबुल के पेड़ के नीचे बांध रखा है एक जगह। तो तारकनाथ आता है और चिल्लाता है, अरे गफूर कहां हो, गफूर कहां हो। तब गफूर की बेटी अमीना, जिसका नाम होता है, बाहर आती है, कहती है पिताजी की तबीयत खराब है और पिताजी आराम कर रहे हैं, पिताजी बाहर नहीं आ सकते। तो ये चिल्लाता है, तारकनाथ चिल्लाता है कि वो दुष्ट है, वो ये है वो है।
बहुत कुछ उसके बारे में कहता है। ये सुनकर गफूर से रहा नहीं जाता। वो बुखार की अवस्था में होता है, उस समय भयंकर उसका शरीर तप रहा होता है। तो वो बाहर आता है ये बात सुनकर कि उसके बारे में अपशब्द उसकी बेटी को कही जाते हैं। वो आके कहता है कि पुजारी जी माफ करना, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझ पे चिल्ला रहे हो। तो वो महेश की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये क्या कर रखा है, इस महेश को आपने कहां बांध रखा है? धूप के अंदर, मई का महीना है और धूप के अंदर बांध रखा है। जिस समय मैं सुबह गया था तभी भी उस बबुल के पेड़ के नीचे था ये, अभी भी इसके नीचे है। क्या इसको एक जगह से दूसरी जगह बांध भी नहीं सकते तुम? तो ये कहता है कि मैं 3 दिन से बीमार हूं, मेरी हालत खराब है, मैं हिल भी नहीं सकता, इसको कैसे बांध दूं? तो इनके बीच में काफी वार्तालाप होती है उस समय। तो ये कहता है कि जी तारकनाथ, तो तुम इससे कुछ खिलाते पिलाते हो? तो ये कहता है जी, गफूर कहता है कि मुझे जो खाना मिलना चाहिए था वो प्रॉपर रूप से मिला नहीं। जमींदार ने मेरे हिस्से का भी खाना रख लिया। जो मुझे चावल मिलना था, घास फूस मिलना था, जो भी मिलना था वो जमींदार ने रख लिया। तो तारकनाथ कहता है कि ऐसा क्यों, कि तुमने बेच दिया होगा, झूठ बोल रहे हो? कहते नहीं, बेचा नहीं, मेरे पिछले साल का लगान बाकी पड़ा था, जिसके लिए लगान की एवज में जो मुझे मिलना था वो भी उन्होंने रख लिया। मैंने बहुत उनकी मिन्नतें निकाली, बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे बदले में 2 महीने का ही दिया है। अब आप बताइए कि मैं 2 महीने के राशन से कैसे घर चलाऊं? ऊपर से महेश के लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो ये कहता है, तारकनाथ कहता है कि क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं है, जमीन तुम्हारी खुद की है भैया, आपने कर्जा लिया है तो कर्जा आपको ही चुकाना पड़ेगा। ऐसी इनकी बातें चलती रहती है। बातें चलते चलते क्या होता है कि तारकनाथ जो होता है वो वहां से चलने का प्रयास करता है। तभी ये महेश क्या करता है, उसके हाथ में जो थैली होती है जिसमें कुछ लड्डू, कुछ सेब, फ्रूट्स और हलवा वगैरह होता है, तो ये उसकी तरफ, खाने की तरफ दौड़ता है, क्योंकि ये महेश भी भूखा है, क्योंकि प्रॉपर रूप से इनके घर के खाना भी नहीं है। तो पुजारी जी क्या होते हैं, पीछे गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि जैसा मालिक वैसा ही नौकर, मांगने को पड़े रहते हैं सारे के सारे। ये कहकर तारकनाथ वहां से गुजर जाता है। उसके बाद गफूर महेश के पास आके बैठता है और इससे बताने लगता है, बातें करता है इससे, मैं तेरे को कुछ भी नहीं खिला सकता, मैं तुझे ये नहीं कर सकता कि अगर मैं तुझे खोल दूं यहाँ तो किसी के खेत में घुस जाएगा, उसकी फसलें खराब कर देगा, वगैरह वगैरह बातें करता रहता है इससे। भी मैं तुझे खोल भी नहीं सकता, प्रॉपर रूप से पानी भी नहीं पिला सकता, क्योंकि पानी की बात यहाँ यूं आती है कि गांव के अंदर 3 कुएं थे, जिसमें से 2 कुएं सूख चुके थे। एक कुएं में मिट्टी उखाड़ के, नीचे जाके मिट्टी उखाड़ के और पानी निकालना पड़ता था, और वो इस छोटी बच्ची के लिए, 10 साल की बच्ची के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसे कोई निकाल के दे देता था तो ये ले आती थी, वरना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जो एक कुआं था वो जमींदार का था, जो कि उसका निजी था, वो किसी दूसरे को पानी नहीं भरने देता था वहां से। तो पानी भी नहीं पिला सकते थे प्रॉपर रूप से, उसको खाना भी नहीं खिला सकते थे। उसके कारण ये क्या हो गया था, महेश बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ये गफूर के पास पिछले 8 साल से काम करता था और बूढ़ा भी हो चुका था। बुल की उम्र इतनी होती है लगभग 12-15 साल, और ये 8 साल से इसके पास काम कर रहा था, तो ये बूढ़ा भी हो चुका था। तो फिर क्या होता है, गफूर और उसकी बेटी खाना खाने के लिए बैठते हैं। तो गफूर क्या करता है, अपने घर की छत में से कुछ घास फूस लाता है, लाके महेश को डाल देता है। तो गफूर की बेटी इस पे नाराज हो जाती है, कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो, हमारे पास तो प्रॉपर रूप से छत भी नहीं है, और जो घास फूस लगा हुआ है वो आप निकाल के महेश को देते जा रहे हो। कल को बारिश आएगी, हम कहां बैठेंगे, ये दीवारें गिर जाएंगी बिना छत की। कहता है जी कल की कल को देखेंगे, लेकिन आज तो इसको खिलाएं। इनके बीच में ऐसी बातें चलती रहती हैं। एक दिन गुजर जाता है धीरे धीरे। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, सुबह सुबह ही ये महेश रस्सी खुला के, या आप कुछ भी मान लो, रस्सी टूट जाती है, कुछ भी करके ये वहां से निकल जाता है, गायब हो जाता है। ये पूरा दिन ढूंढते रहते हैं उसको भी, कहां गया, इनको वो मिलता नहीं है पूरा दिन ढूंढने के बाद। तो शाम को इसकी बेटी अमीना, कहीं से पता चलता है इसको कि मणि घोष नाम का जो व्यक्ति है
इसने महेश को पकड़ लिया था और पुलिस को दे दिया। माणिक घोष ने महेश को पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया, और पुलिस उसे कल सुबह पशु बाजार में बेच देगी, मतलब उनके पास भेज देगी जो पशु को काटते हैं। तो ये बात जब गफूर को बताती है उसकी बेटी, गफूर भी थोड़ा सा चिंता में आ जाता है, और रात के अंधेरे में क्या जाता है, बंशी जी की दुकान पे जाता है। बंशी जी की दुकान पे जाता है और बंशी जी को कहता है कि मुझे आप कुछ रुपए उधार दीजिए, मुझे मेरे बेटा मानता था इसको, महेश को वापस लाना है, जिसको माणिक घोष ने पकड़ के पुलिस को दे दिया। उसके बाद हम अगली सुबह क्या देखते हैं, अगली सुबह महेश वही बंदा होता है जहां वो पहले था, मतलब रात को ये गफूर महेश को ले आता है, और सुबह सुबह 3 जने उसके बाहर खड़े होते हैं जो उसको एग्जामिन करते होते हैं। एग्जामिन कर रहे होते हैं तो उस समय क्या एग्जामिन करते हैं, वो चारों तरफ उसके घूम के एग्जामिन करके गफूर को 10 रुपए दे देते हैं। गफूर को कितने रुपए दे देते हैं, 10 रुपए, और गफूर चुपचाप ले लेता है। और वो जैसे उसकी रस्सी खोलने लगते हैं, उसके जहां उसको बांधा होता है वहां से, और जैसे खोलने लगते हैं तो गफूर एकदम चिल्लाता है, नहीं हाथ नहीं लगाओगे, महेश मेरा है। तो 3 लोग कहते हैं कि कल रात हमारी बात हुई थी कि आप महेश को हमें बेच दोगे इतने रुपए में, और हमने आपको जितने कहे थे उसमें तोड़ मोल भाव भी नहीं किया, जितने कहे थे उतने पैसे हम देने को तैयार है, ये बात आप नहीं कर सकते। एक साथ वो चिल्लाते हैं। तो महेश कहता है कि ये लो, गफूर कहता है कि ये लो आपके 10 रुपए, ऊपर से 2 रुपए और फेंक देता उनके पास, ये उठाओ और जाओ यहां से, मैं महेश किसी को नहीं दूंगा। और किसी पड़ोसी से मांग कर वो इसको चावल का पानी पिला देता है महेश को। उसके बाद ये क्या करते हैं, चलते आते हैं घर की तरफ आते हैं, आ जाते हैं और महेश को बांध देते हैं। उसके कुछ समय बाद क्या होता है, महेश को एक बुलावा आता है, कहां से, जमींदार की तरफ से। तो वैसे महेश और गफूर को जमींदार की तरफ से काफी बार बुलावा आ जाता था महेश की वजह से, क्योंकि महेश किसी न किसी के खेत में घुस जाता था और वहां फसलें खराब कर देता था, तो वो गरीब होने के कारण जमींदार इसको बार बार माफ कर दिया करता था। लेकिन इस बार जब वो गफूर के पास आए तो क्या होता है कि गफूर अपनी बेटी से वैसे ही नाराज होता है, क्योंकि ये जब महेश को लेकर घर पे आता है तो ये कहता है कि बेटी मुझे खाने के लिए कुछ दो। तो बेटी कहती है कि खाने के लिए घर में कुछ है ही नहीं। तो बेटी के साथ बहस हो जाती है इसकी। ये कहता है कि आप भले ही तो दिन में 4 बार खाए, लेकिन ये नहीं है कि तेरा बाप भूखा बैठा है, ये है वो है। उसको काफी सुनाता है। कहता है चलो खाना नहीं है, आप मुझे यूं कर दो, खाना नहीं है तो आप मुझे पानी पिला दो। बेटी कहती है कि घर पे पापा पानी भी नहीं। कहती है करती क्या है तुम, ना तू खाना प्रॉपर रख सकती है, पानी तू सारा दिन पीती रहती है, गिराती रहती है, नहाती रहती है, पानी है ही नहीं। ये चांटा लगा देता है बेटी को फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में। हालांकि इसको भी पता है कि ऐसा इसकी बेटी नहीं करती, लेकिन वो गुस्सा है तो गुस्से में बैठा होता है ये, और अफसोस भी कर रहा होता है कि बेटी के मार दी, और बेटी उसी समय मटका उठाकर कुएं पे पानी लेने के लिए चली जाती है। क्या पता उसे पानी मिले ना मिले, ऐसा बहुत बार होता था कि उसे पानी नहीं मिलता था, वो खाली मटका लेके वापस आते थे। तो जब बेटी जाती है, उसी के पीछे से जमींदार के जो सर्वेंट्स होते हैं, जो लोग आते हैं इसके पास, गफूर के पास, इसको बुलाने के लिए कहते हैं कि जमींदार साहब ने आपको घर पे बुलाया। तो ये कहता है, ये थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में तो वैसे ही होता है, ये चीख के बोलते हैं कि कौन जमींदार, मैं उसको टैक्स देता हूं, उसकी जमीन का किराया देता हूं, मैं नहीं मानता उसकी बात, जाके कह देना मैं नहीं आने वाला। तो वो लोग क्या करते हैं, इसको उठा के ले जाते हैं। और ले जाने के बाद होता क्या है, उस दिन भी महेश की ही गलती होती है। महेश जमींदार के घर में घुस जाता है, उसके फूलों को नुकसान पहुंचाता है, उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और जमींदार की जो छोटी बेटी है उसको मारने का प्रयास करता है। जमींदार तो वैसे ही नाराज था इस पे, गफूर पे। और दूसरी बात, जब उसने आगे से ऐसी बात कर दी तो जमींदार और ज्यादा नाराज हो गया। तो जमींदार क्या कहता है कि गफूर को वहां पीटा जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है, हाथ पैर इसके तोड़ दिए जाते हैं एक तरह से। और गफूर जब धीरे 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 घर आता है, उन्हीं टूटे पैरे
टूटे फूटे हाथों से और आके जमीन पे ही लेट जाता है और इतना थका होता है कि जमीन पे लेटे लेटे ही वो एक बार सो जाता है, पिटाई की वजह से थक जाता है। बेटी तब तक वापस आती है पानी लेकर, बेटी तब तक पानी लेके वापस आती है और जैसे ही वो एंटर करती है घर में उसका पैर फिसल जाता है और मटका गिर जाता है। जैसी वो फिसली गिरी तो बेटी के मुंह से चीख निकलती है और गफूर को ऐसा लगता है कि महेश ने बेटी को मारने का प्रयास किया, क्योंकि बेटी नीचे गिरी होती है, मटका फूटा होता है, पानी गिरा होता है और महेश उस पानी को पीने का प्रयास कर रहा होता है। तो गफूर को ऐसा लगता है कि महेश उसकी बेटी अमीना को मारने का प्रयास करता है, तो वो पास में पड़ा एक हल उठाता है और महेश के सिर के बीच में मार देता है। जैसे वो हल मारता है खून ही खून हो जाता है चारों तरफ, उस पानी और उस खून का पता ही नहीं चलता, दोनों मिक्स हो जाते हैं काफी दूर तक और उसके कपड़े, उसकी बेटी के कपड़े सारे खून से लबालब भर जाते हैं क्योंकि जैसे मारा। तो अमीना क्या कहती है पापा से कि ये आपने क्या कर दिया, आपने तो महेश को मार दिया, तो आपने बहुत गलत कर दिया कि महेश को आपने मार दिया। यहां जब बात होती है यहां तक तो ठीक है, ऐसा हो गया। और जब महेश मर जाता है तो ये बात जमींदार के पास पहुंचती है। जमींदार तारकनाथ पुजारी को बुलाता है कि गफूर पे का जुर्माना लगाया जाए क्योंकि उसने एक बेजुबान जानवर को मारा है। ये बात गफूर को पता चल जाती है तो गफूर अपनी बेटी के साथ रात को ही निकल जाता है घर से। कहां जाने के लिए? जूट मिल, फुलवेरा के अंदर जो जूट मिल की फैक्ट्री है वहां काम करने के लिए बेटी के साथ निकल जाता है। वैसे उसने सुना होता है, ये पहले इसलिए नहीं जाता कि वहां ये है कि वहां कमजोर तबके के लोगों और औरतों के प्रति वहां के जो लोगों की जो सोच है वो अच्छी नहीं है, लेकिन अब इसकी मजबूरी है, क्या करे, वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आधी रात में बेटी से कहता है कि अमीना बेटा आप उठो, हम अब चलते हैं। तो इसकी बेटी बर्तन वगैरह जो पोट्स वगैरह होते हैं वो इकट्ठे करने लगती है। तो ये कहता है कि ये उसकी एवरेज में रख दो कि महेश को हमने मारा है तो उसका जो हर्जाना है वो इससे पूरा हो जाएगा और ये मेरी गलती है कि मैंने उस बेचारे को भूखे प्यासे को मार दिया, कम से कम उसको पानी तो पी लेने देता। वो अपने आप से बात करता और कहता है, हे ईश्वर, हे अल्लाह, आप उन लोगों को कभी भी मत करना जिन लोगों ने महेश को मारा है। कहने का मतलब कि ये नेचर जो आपने बनाया है, पानी आपने बनाया है, फसलें आपने दी है, जीवन आपने दिया है, आपका दिया हुआ कुछ लोग अपना अधिकार समझ के उस पर रखे हुए हैं। महेश को कुछ भी नहीं दिया, इसलिए आप उन लोगों को कभी माफ मत करना, आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना। ऐसा कहते हुए ये लेसन समाप्त हो जाता है। तो थैंक यू माय फ्रेंड्स, आई होप you will able to understand this lesson. Thank you.